जय हिंद दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ यूपी पुलिस 2018 का पेपर नंबर 4। देखिए दोस्तों, 2018 में यूपी पुलिस में पेपर टोटल 4 हुए थे, जिसमें से 3 हमने पढ़ा चुके हैं और आज हम चौथा पेपर या कि 2018 का लास्ट पेपर देख रहे हैं। दोस्तों, हम ये पेपर जो है इसमें से मैथ देख रहे हैं कि मैथ कैसी आई थी। 19-20 नंबर की मैथ आई थी इसमें, और उन 20 क्वेश्चन में से सभी को हम डिस्कस कर रहे होंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रही थी मैथ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 55 हैं। पाँचों में से शीर्ष 3 छात्रों के औसत अंक 65 हैं। अन्य 2 छात्रों का औसत बताइए। इसमें से दोस्तों हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना होता है। देखिए, यहाँ औसत दे रखा है 5 छात्रों का कितना, 55। औसत 55 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि जो 5 छात्र हैं, हम मान सकते हैं कि पांचों छात्र 55-55 के रहे होंगे। तो इसके लिए हमें निकालना है टोटल इनके अंक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 5 छात्र गुणे औसत कितना है 55। तो यहाँ से निकल आया टोटल अंक कितने निकल रहे हैं, 55 25 2 25 26 1 27, यानी कि यहाँ से निकल के आया 275। टोटल अंक निकल के आए 275। अब इसमें से कह रहा है कि 3 जो शीर्ष थे, 3 बच्चों का औसत अंक कितना है 65, यानी कि 3 का औसत है 65। तो अब इनका अंक कितना निकल के आएगा, 5 1 6 3 18 1 19। यहाँ से निकल के आया 195। आप मुझे ये बताइए, 5 छात्रों के जो अंक हैं वो हैं 275। अब बाकी 3 के, लास्ट के जो 3 हैं उनके अंक हैं कितने, 195। तो बाकी के 2 कितने होंगे, बाकी के 2 इनमें से घटा लेंगे। 5 छात्रों का औसत में से 3 छात्रों का औसत हम घटा लेंगे, तो कितना यहाँ से निकल के आया, यहाँ से आया 0, तब 9, यहाँ से आया 8, यानी कि 80। टोटल निकल के आया 80। अब ये जो 80 अंक निकल के आ रहे हैं, ये बाकी बचे 2 छात्रों के थे। तो और औसत का फार्मूला क्या होता है, टोटल अंक बटे संख्या, यानी कि टोटल संख्या। तो टोटल अंक है 80 और टोटल संख्या कितनी है छात्राओं की, 2। अब यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 40 जब काटेंगे इसे। तो मैं कह सकता हूँ कि बाकी जो अन्य 2 छात्र हैं उनका औसत अंक 40 है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तब 300 रुपए पर 2 वर्षों में अर्जित ब्याज क्या होगा। दोस्तों, अगर चक्रवृद्धि का ब्याज जैसे ही आ जाए, तुरंत हमें क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। देखिए, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, इसकी होती है 1/10। अगर 20% पूछता है तो फिर इसकी आती है 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए कि मुझे 15 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो मैं 15/100 लगा दूंगा, तो यहाँ से मेरी फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी। फ्रैक्शन है हमारी कितनी, 1/10, 10% की। अब यह कह रहा है कि 300 रुपये पर 2 वर्षों में अर्जित ब्याज। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी फ्रैक्शन आई है, तो नीचे वाली वैल्यू को हम इसको, 2 साल का पूछा है ना, तो हम इसको स्क्वायर लगा देंगे। अगर 3 वर्षों का पूछता तो हम 10 में क्यूब लगा देते। तो 10 में मैंने स्क्वायर लगाया तो कितना निकल के आया, 100। अब मैं मान के चलता हूँ कि 100 रुपये मेरा टोटल मूलधन है। अब इसका 10%, 100 का 10% कितना होता है, ये होता है 10। दूसरे साल भी 100 का 10% मिला तो कितना मिला, 10। अब ये जो फर्स्ट साल का ब्याज है, इस पर भी ब्याज लगेगा, तो अब इसमें भी 10% का ब्याज लगेगा। तो 10 का 10% कितना होता है, 1। यानी कि टोटल मुझे प्राप्त हो चुका है, यहाँ से ब्याज जो मेरा है वो मुझे प्राप्त हो चुका है 10 20 1 21। और मूलधन कितना मैंने माना है, 100। लेकिन प्रश्न के अनुसार मूलधन मान रखा है कितना, 300। तो मैं क्या करूंगा कि अपने वाले 100 को 300 में ले जाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये वाला 300 को पा जाएगा। तो अब मुझे यहाँ का भी ब्याज निकालने के लिए इसे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना निकल के आया, 63। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा राइट आंसर है 63। या तो ऐसे कर सकते हैं,
दूसरा जो सबसे आसान ट्रिक होती है, इसी को ट्रिक मान सकते हैं, ये तो हमारा हो गया बेसिक चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। अगर आप ट्रिक की बात करें तो फिर इसका फार्मूला होता है, हम क्या करेंगे, 10 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और बटे में 100, ठीक है। अब यहाँ से निकल के आया कितना 21%। अब हमें 300 का 21% निकाल देना है, फिर भी हमारा निकल के आ जाएगा 63। तो एक फार्मूला आप ऐसे भी लगा सकते हैं जिसे हम ट्रिक के बेस में मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1800 रुपए की राशि को प्रति वर्ष 8% के साधारण ब्याज से 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तब ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पकड़ना है ब्याज प्रति वर्ष। एक साल में ब्याज कितना दे रहा है 8%, ठीक है। तो 5 वर्षों के लिए ब्याज कितनी लगेगी, 5 वर्षों के लिए ब्याज हो जाएगी 8 40%, ठीक है। टोटल हमें मूलधन दे रखा है कितना 1800। तो अब 1800 का हमें 40% निकाल देना है, तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगी। तो 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 180 का मल्टीप्लाई कर देना है 4 पे, ठीक है। तो 18 चौक कितना होता है, 18 चौक 72, यहाँ से और एक 0 उसी तरह 720 रुपये हमारा निकल के आ गया। तो जैसे भी साधारण ब्याज का अगर क्वेश्चन आए तो हमें इस बेस से कर लेना है, और सूत्र वगैरह में हमें नहीं जाना है, नहीं तो हमारा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पेन के एक सेट के चिन्हित कीमत पर 15% की छूट देने के बाद खरीदार को 1751 रुपये हैं। मतलब कि 15% की छूट देने के बाद भी एक वस्तु 1751 रुपये की है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा 1751, ठीक है, लिख लिया। पेन के सेट की चिन्हित कीमत क्या है, देखिए यहाँ अब यह बेचने की बात की है, खरीदने की बात की है। सेट की चिन्हित कीमत पर 15% की छूट के बाद यह अभी भी खरीदार को 1751 रुपये में पड़ी। मतलब यह हमारा बोल रहा है कि 15% छूट के बाद 1751 में, यानी कि यह हम विक्रय मूल्य मान सकते हैं, एसपी मान सकते हैं, इसे विक्रय मूल्य बेस पे मान सकते हैं। अब मैंने आपको बता रखा है कि जब भी विक्रय मूल्य हमारा यहाँ आए तो हमें क्या करना है, 100 लगाना है सबसे पहले ऊपर और प्लस माइनस ले जाना है नीचे। तो यहाँ 15% छूट की बात कर रहा है, तो मैं 100 में 15 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 85। अगर यहाँ लाभ की बात करता तो मैं 100 में 15 जोड़ देता और 115 लिख देता। जब भी हमारा विक्रय मूल्य की बात करें, अगर मुझे क्रय मूल्य दे रखा है तो ये प्लस माइनस वाला मैं यहाँ ऊपर लिखूंगा और 100 को नीचे ले जाऊंगा। चलिए अब इसे काट दीजिए। तो 2 से कितने से 5 से पहले काटते हैं, तो यहाँ आया 20 और यहाँ आया 5 कम 5 7 35, 17 आया। क्या ये 17 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 17 एक कम 17, 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51, 13 बार में कट जा रहा है ये। और 13 दूनी, अब 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले 20 में, ठीक है, ये तो कट चुका है 17। तो 13 दूनी 26, यानी कि यहाँ से निकल के आया हमारा। अच्छा दोस्तों, गलती नहीं करना है, यहाँ 0 लगेगा। 17 एकम 17 एक बार कटा, पूरा जब भी कट जाए तो यहाँ से 0 ले लेते हैं, और 17 तियाँ 51। अब मुझे क्या करना है कि 103 में 20 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2060 रुपये। मेरा राइट आंसर है क्या, सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आयरिन ने एक मास्क को 308 रुपये में बेचा और उसे 12% की हानि हुई। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे मास्क को कितने पर विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ बात कर रहा है मास्क को 308 रुपये में बेचा और उसे 12% की हानि हुई। देखिए दोस्तों, यहाँ विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, विक्रय मूल्य की जब भी बात करें तो मैं, ये मेरा है विक्रय मूल्य, गुणे में ऊपर क्या लेना है 100, बिल्कुल। तो मैं ऊपर ले लूँगा 100 और नीचे लूँगा प्लस माइनस। तो यहाँ 12% की हानि हो रही है, तो 100 में 12 घटाऊँगा तो कितना बचा 88। यहाँ से हमारा निकल आएगा दोस्तों क्रय मूल्य, ठीक है। अब उसी क्रय मूल्य में 10% का लाभ कमाने के लिए, तो अब मैं क्या करूँगा, 10 को प्लस माइनस में ऊपर ले जाऊँगा तो 100 में 110 और नीचे ले आऊँगा मैं 100। क्यों, क्योंकि यह अब मेरा, यह तो पहले विक्रय मूल्य था, तो जैसे ही 100 ऊपर लगाया मैं, तो ये बन गया मेरा क्रय मूल्य। अब जैसे ही क्रय मूल्य बना तो अब मुझे नीचे लगाना पड़ेगा, 100 नीचे ले जाना पड़ेगा
और प्लस माइनस को ऊपर लाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ लाभ की बात कर रहा है तो मैं 110 मान लूँगा। अब इसको हम काटते पीटते हैं, तो अब देखिए 11 से कट रहा है ये, बिल्कुल 11 से कटा, 11 अट्ठे 88, 8 बार में कटा। यहाँ आया 10, यहाँ अब 8 को क्या इसे हम काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। 8 त्रिक 24, 8 छंग 8 56, 8 64, बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 308 को लाभ कमाने के लिए समाज को कितने पर विक्रय मूल्य पर बेचना होगा? देखिए दोस्तों, 308 को उसी तरह उतार लेंगे यहाँ पर, और ये 100 है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 3080। अब इसे 8 से हम काट रहे हैं, ठीक है। अब 8 से आप काटिए, तो या तो पहले 2 से और काट लेते हैं अगर कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 2 से, तो ये कितना आया? 1540, और ये आया 4। अब काटना इजी है, तो देखिए अब यहाँ से अगर हम काट रहे हैं तो ये आया 4 3 12, यहाँ से आया 3 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, यहाँ से आया 2 4 5 20, यहाँ से हमारा निकल के आ गया 385, यानी कि राइट आंसर है हमारा डी। चलिए, अगर आप सूत्र लगाना चाहते हैं तो देखिए सूत्र से बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ मेथड समझा रहा हूँ कि कैसे हम अपने दिमाग में मेथड को डाल के रखें और उसको कैसे अप्लाई कर दें। तो ये सिंपल, आपको जब भी विक्रय मूल्य दे 100 ऊपर, ये दिमाग में रखना है, और जब भी क्रय मूल्य दे रखा हो तो 100 नीचे और प्लस माइनस ऊपर, बस सिंपल इतना याद रखना है। लाभ हानि का कोई भी क्वेश्चन आए आप कर डालेंगे, अगर इससे रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में ऋषि ने 80 में से 66 अंक प्राप्त किए थे, ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या था? देखिए दोस्तों, ऋषि ने यानी कि 80 में से टोटल अंक थे कितने? 80, तो टोटल वालों को लिखते हैं हम नीचे, और ऊपर लिखते हैं किसको? जितना अंक उसने प्राप्त किया। तो उसने कितने अंक प्राप्त किया? 66, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं लगा दूंगा 100। इसे अगर हम काट कूट लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 0 से 0 कटा, और 2 से मैं काट देता हूँ इसे 4 बार, और इसको काट देता हूँ तो ये 5 बार जाएगा, ठीक है। अब क्या ये 4 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं। तो अब क्या करेंगे कि 66 का 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, ये कितना निकल के आया? 330। अब इसे हम 4 से काट रहे होंगे तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, यानी कि यहाँ से कितना? 1 बचा, 4 दूनी 8, 1/2, 82% हमारा निकल रहा है। ये है 82.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों, यह है अनुपात समानुपात। अगर आप जानते होंगे, जब भी आपको अनुपात वाली वैल्यू ऐसे दिखी हो, यहाँ देखिए यक्स अनुपात 16, समानुपात लगा है, ये समानुपात होता है 63 अनुपात 36। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमने यक्स को इसी तरह उतार लिया, बटे में इसके नीचे अनुपात वाली वैल्यू लेनी है, तो यहाँ से आ गया 16। अब लगाना है हमें समानुपात, जहाँ लगा है तो लगाना है हमें बराबर। अब ऊपर ले लेना है 63, और फिर बटे में इसके जस्ट आगे क्या आ रहा है? 36, तो हम ले लेंगे यहाँ से 36, ठीक है। ऐसी वैल्यू बना लेनी है। अब इससे क्या होता है कि ये देखिए, जो बराबर का चिन्ह है ना, हम इसे अगर मल्टीप्लाई में ले जाएं तो इन संख्याओं को हमें उलट देना होगा। कैसे? यक्स बटा 16 मैंने ऐसे ही उतार लिया, यक्स बटे 16। अगर मुझे बराबर न लगा के गुणे लगाना है तो मैं क्या करूँगा कि इस 36 को ऊपर ले जाऊँगा और इस 63 को नीचे ले आऊँगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसे काट रहे होंगे, तो चलिए काटिए। अब यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 गुणे 63 और x गुणे 36, ठीक है। अब हम इसे 3 से काट दें तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से इसे काटेंगे तो यहाँ से आया 12, ठीक है। 4 से मैं काट रहा हूँ तो 4 चौक 16 और 4 तियाँ 12। अब 3 से 21 कट रहा है 7 बार में, तो 7 चौको 28, यानी कि यक्स बराबर मेरा निकल के आ रहा है 28, जो कि मेरा राइट आंसर है सी नंबर। ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी अनुपात में आपको वैल्यू दे रखी हो उन्हें बटे में लिख लेना है, और ये बराबर का चिन्ह हटाने के लिए गुणा कर लेना है। और जब भी दो संख्याएं दिखे ना, 2 संख्याएं, ये यक्स की मानता नहीं होगी, जब भी 2 संख्या दिखे उन्हें ऊपर ले जाना है। वैसे ऐसे भी आप काट सकते हैं तो बटे में आ जाएगा 1/28, तो आप समझ जाएंगे कि 28 आ रहा है, कहीं ना कहीं यही आंसर हो सकता है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 84 को 5:9 में विभाजित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ होता है 84। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ लेना होता है। तो 9 5 14, 14 को इसको काटना है। अब बोल रहा है कि तो दो भागों में से कौन सा भाग बड़ा है, तो बड़ा वाला है कौन सा, 9। तो 9 को हम गुणे में लगा देंगे, ठीक है। अब चलिए इसे काटिए। 14 छंग 84, 6 बार में गया, अन्ना छक्का 54, यानी कि राइट आंसर है हमारा 54। बड़ा भाग इसका 54 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 64, 128 और 160 का लघुत्तम समाप्तवर्तक एलसीएम पूछा है दोस्तों। एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या सिंपल बताया था कि बड़ी संख्या को पकड़ लेना है, इसे मल्टीपल करते चले जाना है डबल फॉर्म में, ठीक है। और तब तक मल्टीपल करते रहना है जब तक ये पीछे ये दोनों संख्याएं उसे काट ना दें। ये वाली जो संख्या है ना, ये जब तक इसे काट ना दें। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको 160 तो बिल्कुल नहीं काट रहा है, अगर मैं इसे मल्टीपल करूं तो ये मेरा हो जाएगा 320। क्या 320 को ये काट रहे हैं? बिल्कुल नहीं। 128 नहीं काट रहा है, तो ये तो मेरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। फिर से अब मैं इसे मल्टीपल करूंगा एक बार, तो कितना आ जाएगा? 480। 480 आया। तो अब बताइए 480 को क्या काट रहा है? तो 64 काट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं काट रहा है, यानी कि 480 भी हमारा नहीं होगा। फिर से एक बार ले जाएंगे इसे, तो कितना हो जाएगा ये? 620। 620 नहीं, 640 होगा। 640, ठीक है। तो अब 640 में देखिए 64 बिल्कुल काट दे रहा है, 128 भी काट रहा है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ये 640 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बताना है दोस्तों। एचसीएफ का फार्मूला क्या होता है कि छोटी संख्या पकड़ना होता है। एलसीएम में बड़ी संख्या पकड़े थे, इसमें अब छोटी संख्या पकड़ना है। छोटी संख्या पकड़ना है, इसके फैक्टर निकालना है, कौन कौन से इसके फैक्टर हो सकते हैं, और वो फैक्टर इनके भी फैक्टर होने चाहिए, यानी कॉमन होने चाहिए, इनको भी काटना चाहिए वो फैक्टर, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले एक को देखूंगा, तो एक तो सबको काट दे रहा है, लेकिन हमें ना हाईजेस्ट लेना होता है। यहाँ कॉमन फैक्टर तो होना चाहिए लेकिन हाईजेस्ट होना चाहिए। तो एक तो सबसे लो है 3 बिल्कुल 54 को काट दे रहा है। 162 103 बिल्कुल भी काट रहा है। अब 9 भी काट दे रहा है इन सभी को। 27 भी इन सभी को काट दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 27। क्यों? क्योंकि हमें हाईजेस्ट वाला लेना है। ये होता है हमारा एचसीएफ। अगर आपको इनके फैक्टर जानना है कि फैक्टर कैसे निकालना होता है, और या तो इनके मल्टीपल कैसे निकालना होता है एलसीएम, मैं पिछली वीडियो में बता रखा हूं। तो अगर आप पिछली वीडियो मेरी देखे हुए हैं तो आप आसानी से इसे कर पा रहे होंगे। अभी मैं सिंपल आपको ट्रिक बता रहा हूं कि सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर बनाए दे रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये समीकरण कुछ ऐसा बना रहा है, 11/8 और यहाँ है भाग का चिन्ह और 33/56। दोस्तों ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि मैं पिछला आपको बताया था कि जब भी यहाँ भाग का चिन्ह लगे या बराबर का चिन्ह आ जाए तो हमें क्या करना होता है कि 11/8 को हम वैसे ही उतार लेंगे ऐसे ही, और यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे, तो ये 56 हो जाएगा हमारा ऊपर और 33 हो जाएगा नीचे। और यह तभी अप्लाई होता है जब यहाँ बराबर का चिन्ह या भाग का चिन्ह लगा हो इनके बीच में, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई में बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि आसानी हो जाती है काटने पीटने में। अब देखिए 11 से क्या आया? 3 बार में 33 कट रहा है बिल्कुल, तो यहाँ आया 3। देखिए 8 क्या इसे काट रहा है? 8 सत्ते 56 बिल्कुल काट रहा है। 8 48 8 सत्ते 56 बिल्कुल काट दे रहा है, तो यहाँ से आया 7। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 7/3 मेरा आंसर आ चुका है। अब इसको हम और ज़्यादा सॉल्व करें तो 2 3 दूनी 6 1/3, यानी कि 2 सही 1/3 इसका राइट आंसर है, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समीकरण को हल कीजिए। इसमें दोस्तों इसको भी मैं बना देता हूँ, आप नहीं समझ पा रहे होंगे। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1.8 और यहाँ है भाग में कितना है? 1200। भाग में है 1200। देखिए दोस्तों, जब भी हमें दशमलव हटाना हो तो क्या करते हैं हम कि दशमलव हटाने के लिए बटे में नीचे 0 लगा देते हैं, 10 लगा देंगे। अगर यहाँ डबल 2 संख्याएं होती तो मैं 100 लगा देता।
अगर यहाँ 3 संख्याएं होती तो एक के बाद में तीन जीरो लगा देता, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद मुझे एक संख्या दिख रही है तो मैं यहाँ एक जीरो लगाया। तो ये संख्या मेरी बन चुकी है 18/10। अब देखिए यहाँ 12 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं एक मान लेते हैं हम सिंपल, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी यहाँ भाग का चिन्ह हो तो इसे बदलने के लिए हम यहाँ गुणा लगाते हैं, एक ऊपर चला जाएगा और ये 1200 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि अब इसे हम काटना शुरू करेंगे। तो किससे कट रहा है, पहले तो मैं 3 से इसे काट दूंगा, तो ये आ जाएगा कितना, 3 18, 6 बार में गया, 3 चौको 12, ये 400 हुआ इधर, ठीक है। अब यहाँ से कितना आया मेरा, 6 बटे कितना आया मेरा, 4000। अब देखिए दोस्तों यहाँ मेरा नीचे आ चुका है 4000, ऊपर है 6। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ लगाना है, देखिए 4000 क्या 6 को काट रहा है, बिल्कुल नहीं काट पा रहा है। तो मैं अपनी मर्जी से अगर एक जीरो लगाऊंगा तो मैं यहाँ 0 पॉइंट ले जाऊंगा। अभी भी नहीं काट रहा है तो फिर से मैं एक जीरो लगाऊंगा, तो फिर से एक जीरो यहाँ भी ले लूँगा। अभी भी नहीं काट पा रहा है तो फिर से मैं एक जीरो ले लूँगा, फिर एक जीरो में यहाँ भी लगा दूंगा। अब क्या काट दे रहा है, बिल्कुल काट दे रहा है, देखिए बिल्कुल काट दे रहा है। 6 कम 6, यहाँ से आया कितना 1, यहाँ बचा कितना 2। अपनी मर्जी से जीरो लगा के 4 पंचे 20, यानी कि 5 बार में गया। इसका राइट आंसर हो गया हमारा 0 पॉइंट के बाद 0015, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी देखिए बोर्ड मास के नियम से आया था। तो सबसे पहले हमें कोष्टक वाला सॉल्व करना है। तो यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ भाग में है 5, तो अब इसे काटेंगे तो 5 6 का 30, यहाँ से आ गया 6। अब यहाँ है देखिए गुणे का चिन्ह, यहाँ है भाग का चिन्ह। तो सबसे पहले हम भाग वाला पकड़ेंगे, तो ये 3 इससे भाग होके यहाँ बना देगा 2, ठीक है। अब गुणे में 15 है, लेकिन 15 से पहले देखिए भाग करना है इसे, यहाँ भाग का चिन्ह लगाए ना, तो ये गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो पहले भाग करेंगे। तो अब 15 को इससे भी काट लेते हैं। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7, यानी कि यहाँ 7 आ चुका है। 7 दूनी 14, हमारा राइट आंसर है इसका 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं है मतलब कि अभाज्य होना चाहिए, ठीक है ना। प्रश्न की लैंग्वेज समझिए, भाज्य नहीं है मतलब कि अभाज्य होनी चाहिए। तो इनमें से 3 तो कोई भाज्य है लेकिन एक भाज्य नहीं है, तो यानी कि अभाज्य संख्या होगी। तो हमें अभाज्य संख्या ढूंढना है इसमें। देखिए दोस्तों 133 को अगर हम देखें तो इसका एक फैक्टर बन रहा है 7, यानी कि 7 से कट रहा है ये। अगर मैं 533 की बात करूं तो देखिए दोस्तों इसका एक फैक्टर निकल के आ रहा है 13, 13 से कट रहा है ये। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका फैक्टर 1 से 1 आ रहा है। इसका अगर आप 7 से इसे काटने जाएंगे तो देखिए ये पूरी तरह से कट जाएगा। ये जो 433 है इसके कोई भी फैक्टर नहीं है, किसी से भी नहीं कट रहा है, 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, ठीक है। तो यानी कि यही हमारा भाज्य नहीं है, मतलब अभाज्य है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुहास और नितिन। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सुहास और यहाँ लिख लेता हूँ नितिन, ठीक है। इनका अनुपात है कितना, 8:3 के अनुपात में व्यवसाय शुरू किया, पैसा निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सुभाष ने अपना पैसा वापस ले लिया। कुछ महीनों के बाद सुभाष ने अपना पैसा वापस ले लिया, हमें नहीं पता कब लिया। 12 महीनों के अंत में सुहास और नितिन द्वारा लाभ 5:4 का है। 5:4 का लाभ प्राप्त हुआ कितने महीने बाद, 12 महीने बाद। तो सुभाष ने तो कुछ पैसा ले लिया था लेकिन नितिन ने कोई पैसा नहीं लिया था, यानी कि 12 महीने तक इसका टोटल पैसा 12 महीने तक ब्याज के रूप में मिला। तो अब मैं इसे 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 36, यहां से आया 36, ठीक है। ये ध्यान रखना आप पहले। अब बताइए 4 की वैल्यू 36 है तो 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। 4 की वैल्यू 36 है तो 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे कि 4 को पहले इससे काट देंगे, कितनी बार में जा रहा है, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 9 बार जा रहा है। तो यहाँ भी 9 बार मल्टीपल होना चाहिए, 9 पन्ना 45 होना चाहिए यहाँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ आ गया 45, यानी कि अनुपात के बेस से तो एकदम राइट है। अब आप बताइए मुझे कि यहाँ 3 का 12 में मल्टीप्लाई करके 36 आया था, तो 8 में कोई संख्या यहाँ रही होगी, उसका मल्टीप्लाई करके 45 आया होगा, यही तो बना होगा, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि 45 में बटे में रख दूंगा नीचे 8,
अब यहाँ से निकल के आ जाएगी, तो कितना निकल के आया, 8 5 40, 5 आया, और यहाँ से आया कितना, 5/8। लेकिन दोस्तों गलती मत करना, यही आंसर मत मार देना, पहले क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अंत में सुहास और नितिन द्वारा लाभ को 5:4 के अनुपात में साझा किया गया, तो नितिन ने अकेले कितने महीनों के लिए काम किया। नितिन ने अकेले कितने महीनों तक किया, इसका मतलब ये है कि इसने, सुभाष ने पैसा कितने महीने बाद निकाल लिया था, कितने महीनों के लिए, जब पैसा निकाला था तो वो वैल्यू नहीं पूछ रहा है जो शुरू में उसने इन्वेस्ट किया था, जब से पैसा इसने निकाल लिया तब के आगे की वैल्यू की बात कर रहा है। तो इसने पैसा इन्वेस्ट किया था 5 महीनों के लिए, यानी कि 5.5 कह सकता हूँ, इतने महीनों के लिए इसने पैसा डाला हुआ था, और जितने महीने तक नहीं डाला था वो वैल्यू पूछ रहा है। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि 12 महीने में 5 सही 5/8 को घटा लूँगा, तो इसको मैं घटा लूँगा, तो 5 को ना घटा के आप 12 में 6 घटा दीजिए, तो कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। अब यहाँ से 8 में 5 घटाइए तो कितना बचा, 3/8, 6 सही 3/8, ये हमारा राइट आंसर है, कौन सा, बी नंबर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गोविंद आमतौर पर हर दिन सुबह 8 बजे घर से निकलता है, और आमतौर पर हर दिन सुबह 8 बजे निकलता है, समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने सामान्य गति की, यहाँ दोस्तों करेक्ट कर लीजिए, यहाँ 4/5 लिख लीजिए, सामान्य गति की 4/5 से, 4/5 से कह रहा है कि एक दिन उसने क्या किया कि सामान्य गति का 4/5 से यात्रा की, इसलिए वह 22.5 मिनट देरी से पहुंचा। गोविंद को आमतौर पर अपने ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है। देखिए दोस्तों, डेली वह जाता था 5 की स्पीड से, तो राइट टाइम पर पहुंचता था, लेकिन आज वह जा रहा है 4 की स्पीड से, तो वह 22 कितना लेट हो गया, इतने मिनट लेट हो गया। सिंपल, यानी कि 4/5 से जा रहा है ना, यानी कि पहले जाता था 5, तो अब जा रहा है 4 से। और जो नीचे वैल्यू लिखी होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो एकदम उसकी मूल वैल्यू होती है, और ऊपर जो लिखी होती है वो उसकी लेटेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ कि 22 मिनट लेट हो गया। 22 मिनट किसकी वजह से लेट हो गया, 1 के अंतर से, यानी कि यहाँ कितने का अंतर पड़ा स्पीड में, 1 का अंतर पड़ा, तो वह 22 मिनट लेट हो गया। अब कह रहा है कि ऑफिस पहुँचने में कितना समय लगता है, तो पहले वाली संख्या कितनी थी इसकी, 4 की स्पीड से चलता था पहले, तो मैं क्या करूंगा कि इसी 22/5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना निकल के आ गया यहाँ से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये 4 पंचे 20, यानी कि 2 और इसमें जुड़ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 90। तो 90 मिनट में पहुंच जाता था। 90 मिनट का मतलब होता है कि 1 घंटे 30 मिनट, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि जुबिन और प्रवीण व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुबिन के साथ शुरुआत करने में कार्य होने में 1 मिनट के लिए बारी बारी से कार्य करते समय केवल अंत में कार्य करने के लिए के कम समय अनुमति मिलती है, कार्य को पूरा होने में बारी बारी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो बहुत बड़ी बना रखी है, लेकिन सिंपल सा मतलब ये है कि एक है जुबिन, 2 व्यक्ति हैं, इसमें जे है और वी है। ये 36 मिनट में कोई काम कर सकता है और ये 60 मिनट में कोई काम कर सकता है। अब कह रहा है कि उन्हें बारी बारी से काम कराना है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कितना समय लगेगा। मुझे क्या करना है दोस्तों, सिंपल, पहले इनका तो लेना है मुझे एलसीएम। तो क्या 60 को 36 काट रहा है, बिल्कुल नहीं। 120 को क्या काट दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं काट रहा है। 180 को क्या काट रहा है, अब हम देख लेते हैं। तो देखिए, एलसीएम का मैं एक सिंपल आपको फार्मूला बता दूं, जब भी आपको निकालना हो, आप क्या करिए कि इसके 60 को ना फैक्टर में बांटना शुरू करिए। तो पहले मैं 2 से इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 30, फिर 2 से काटूंगा तो आ जाएगा 15, 3 पचे 15 होता है। अब मैं उठाऊंगा 36 को, ठीक है, तो 6 6 36 होता है, यानी कि डबल 6 होते हैं, 6 6, तो एक 6 होता है 2 गुणे 3 और दूसरा 6 भी होता है 2 गुणे 3। ऐसे आप दिमाग में डाल के ऐसे आप निकाल सकते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ मुझे 2 दिख रहा है 2 बार, यहाँ भी दिख रहा है 2 बार, तो मैंने 1 2 उठा लिया यहाँ से, 1 2 मैंने उठा लिया यहाँ से। मुझे 3 दिख रहा है 1 बार, यहाँ दिख रहा है 2 बार, तो मैंने 2 बार ले लूँगा, मैं 2 बार 3 भी ले लूँगा, ठीक है। मुझे 5 दिख रहा है 1 बार, तो मैं 5 1 बार ले लूँगा। तो यहाँ से आए कितना, 4 गुड़े 9 गुड़े 5, 9 पना 45 गुड़े 4, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17 1 18, 180। राइट आंसर है हमारा 180, यानी कि एलसीएम आ चुका है हमारा 180, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में। इसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है, 3। क्यों, 60 को 180 में भाग देंगे तो 3 निकल के आएगा। और यहाँ कितना निकल के आ रहा है, 6 56 30, यहाँ 5 निकल के आ रहा है। देखिए दोस्तों, सिंपल आपको जब चेक करना हो ना, तो आप 6 को पकड़िए, देखिए जीरो कब आएगा, 6 दूनी 12, नहीं आ रहा जीरो, 6 त्रिक 18, 8 आ रहा है, 6 चौको 24, 4 आ रहा है, 6 पंचे 30, जीरो आ रहा है, यानी कि 5 ही हो सकता है, ठीक है। 6 6 36, वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ना हमें थोड़ा जल्दी करने के लिए थोड़ी कुछ ट्रिकें हैं जो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। अब दोस्तों ये बात क्या कर रहा है कि देखिए, यहाँ अगर मैं 1 घंटे में यह 5 काम कर रहा है, और दूसरे दिन जो काम कर रहा है वो भी काम कर रहा है कितने से, 3 से। अब मैं 180 को क्या करूँगा कि 8 से, दोनों से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 5 3 8, इनकी दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दिया मैंने, और 180 टोटल काम। अब बारी बारी से काम करवा रहा हूँ मैं, तो मैं एक साथ काम इसलिए करवा रहा हूँ कि बारी बारी ना करवा के जितना भी वैल्यू मुझे मेरी आएगी मैं उसे डबल कर दूंगा, तो वो मेरा बारी बारी से हो जाएगा। अब मैं सिंपल इसे काटूंगा, तो 8 दूनी 16, बचा कितना 2, 8 का 8, 8 दूनी फिर से 16, 4/8 बचा, तो 4/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, 22.5। देखिए दोस्तों, 22.5 है, तो 22.5 को मुझे 22 को डबल करना पड़ेगा, तो 22 को डबल कर दिया तो कितना निकल के आया, 44। क्यों, क्योंकि ये बारी बारी से काम कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये होगा या तो ये, फर्स्ट नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है कि काम कितना बचा हुआ है मेरा, 4 काम बचा हुआ है। यहाँ से 20 बना था, तो 8 दूनी 16, 4 ही तो बचा था ना, तो मैंने इसे काट दिया था, तो इसे नहीं लेना अभी। 4 काम बचा हुआ है, ये 4 काम कौन करेगा, 5 करेगा, एक ये करेगा ना फर्स्ट वाला 5 की एफिशिएंसी से, तो यहाँ आएगा 4/5। अब क्या करना है, यहाँ सेकंड में चेंज करने के लिए मैं इसे 60 से मल्टीप्लाई लगा दूंगा, तो यहाँ से कितना निकल के आया, 12, 12 चौको 36, 12 चौक 48, यानी कि यहाँ से निकल के आया 44 मिनट 48 सेकंड। ये हमारा राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज से पूछा गया था, इसका मतलब ये है कि समबाहु त्रिभुज पहले मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि इनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, जब भी हमें समबाहु का क्षेत्रफल, हाँ, जब भी हमें समबाहु की ऊंचाई निकालनी हो, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि समबाहु की ऊंचाई बताइए, तो समबाहु की जब भी ऊंचाई निकालनी हो हमें, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, समबाहु की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होता है हमें तो हम क्या करेंगे कि √3/2 ए से मतलब है भुजा से, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ ऊंचाई पूछता तो मैं क्या करता कि √3/2, और यहाँ 21 सेंटीमीटर है मेरी भुजा, तो मैं यहाँ एक ही जगह 21 लगा देता, मेरी ऊंचाई आ जाती। अगर मुझे समबाहु का क्षेत्रफल पूछ लेता, अगर मुझसे समबाहु का क्षेत्रफल पूछ लेता, तो मैं फिर क्या करता कि अंडर रूट में 3 लगाना है ऊपर, और नीचे लाना है 4, और यहाँ लेना है a का स्क्वायर, यानी कि जो भी उसकी भुजा है उसका स्क्वायर लेना है इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे क्षेत्रफल का सूत्र। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का अनुपात बताइए। परिवृत्त मतलब होता है दोस्तों कि इसके त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बना हुआ है। त्रिभुज के अंदर जब भी वृत्त बनाए, और जब भी त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाए और जब भी बाहर वृत्त बनाए, तो इनके एक सूत्र होते हैं। परिवृत्त यानी कि त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बने उसकी त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि सिंपल यहाँ लिख लेना है एक भुजा, उसकी जो भी भुजा होगी, और अंडर रूट में लगा देना है 3। ये हो जाएगा हमारा परिवृत्त। ये हो गया हमारा परिवृत्त की त्रिज्या। और अंतःवृत्त का निकालना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, अंतःवृत्त के लिए 2/√3 लगाएंगे, ठीक है। तो
परिवृत्त के लिए क्या करेंगे कि a/√3 और अंतःवृत्त के लिए क्या करेंगे कि a/2√3। ठीक है, तो हमसे यहाँ परिवृत्त पूछ रखा है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरी देखिए लंबाई कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूँगा कि a की जगह लिख दूंगा 21, लिख दिया, और यहाँ से √3, ये मेरा आ गया क्या त्रिज्या। किसकी त्रिज्या आ गई? परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब आपको पता है कि अब यहाँ से परिवृत्त की त्रिज्या तो मैंने निकाल लिया, परिवृत्त की त्रिज्या मैंने निकाल लिया 21/√3, और वृत्त का क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब बताइए दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr², आपको याद होगा, यानी कि पाई का मतलब होता है कि 22/7, और यहाँ से r का मतलब हो गया 21√3 गुणे 21√3, यही तो होता है ना दोस्तों। मैंने 2 बार लिख दिया, यानी कि स्क्वायर लेना है मुझे। अब मैं यहाँ से 7 से काटूंगा कितनी बार में? 3 बार में, और यहाँ से देखिए अंडर रूट दोनों कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो यहाँ से ओनली 3 निकल के आ जाएगा, यहाँ से केवल 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, दोनों को मतलब गुणा करने के बाद 3 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से 3 से मैं काटूंगा तो 3 7 21, 7 आया, अब 7 3 21, यानी कि अब यहाँ से 22 भी बचा है, तो 22/21। ठीक है, अब इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? ये निकल के आ जाएगा 462। ऐसे करना है हमें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जहाज ने तट से 15 किलोमीटर की दूर एक रिसाव विकसित किया और फिर भी अधिकतम 18 मिनट के लिए 10 किलोमीटर घंटा की गति से तट की ओर जा सकता है। एक बचाव जहाज उसे तुरंत भेजा गया और यात्रियों को बचाव के लिए 6 मिनट लगेंगे ट्रांसफर करने में। जहाज पर सभी को सफलतापूर्वक निकालने में सक्षम होने के लिए जहाज की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, यहाँ एक जहाज है, मैं एक पहले जहाज बना देता हूँ। यहाँ एक जहाज है, यह जहाज है हमारा। ठीक है, इसमें एक रिसाव हो गया है, रिसाव के कारण 18 मिनट बाद यह जहाज डूब जाएगी। 18 मिनट बाद पानी इसमें पूरी तरह से भर जाएगा। अब यहाँ से जो तट की दूरी है वो है हमारी 15 किलोमीटर। प्रश्न कह रहा है कि यह तट से 15 किलोमीटर की दूरी में है और सिर्फ 18 मिनट का इसके पास टाइम है। फिर कह रहा है कि अगर हम एक लाइव बोट वहाँ भेजें, दूसरी बोट भेजें यात्रियों को बचाने के लिए, तो 6 मिनट यात्रियों को ट्रांसफ़र करने में लग जाएंगे। तो अब जो हमारे पास 18 मिनट का टाइम था, आप यहीं पहले घटा लीजिए, जो हमारे पास 18 मिनट का टाइम था, आप बताइए 18 मिनट बाद जहाज़ डूब जानी है और 6 मिनट यात्रियों को ट्रांसफ़र करने में लगेगा, तो क्या हमारे पास 6 मिनट टाइम घट नहीं गया? बिल्कुल घट गया। तो हमारे पास टाइम कितना बचा? 12 मिनट का सिर्फ हमारे पास टाइम बचा हुआ है। उस 12 मिनट में या तो कोई जहाज यहाँ से यहाँ तक आ जाए या तो ये तट पे पहुँच जाए। तो यह कह रहा है कि 10 किलोमीटर की चाल से तो पहले ही चल रही है, 10 किलोमीटर की चाल से पहले ही चल रही है, तो अब वहाँ से उतनी स्पीड में आने की ज़रूरत भी नहीं है, अपना आराम से आए जो दूसरी बोट आ रही है। क्या करेंगे कि इसका अब वहाँ से भी कोई स्पीड में आ रहा है और यहाँ से भी स्पीड में जा रहा है, तो ये जा रहा है 10 की स्पीड से, अब मैं मान लेता हूँ कि ये आ रही है x की स्पीड से। तो इन दोनों की स्पीड को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों की स्पीड को अगर हम जोड़ दें, तो आप ही बताइए, अगर इन स्पीड को जोड़ेंगे, अब यहाँ से कुल दूरी कितनी है? 15, तो यहाँ ले लेंगे 15। ठीक है, और टाइम कितना है? 12 मिनट का टाइम है और कुल दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। अब ये देखिए मिनट में दे रखा है, इसे घंटे, ये घंटे में दे रखा है, तो यहाँ लगा देंगे हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सिर्फ इतनी डेफिनीशन बनानी थी आपको, ये डेफिनीशन आपको बनानी है। अगर इसे आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका आंसर निकल के आ जाता है। और यह क्वेश्चन अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, एसएससी में पूछा ही जाता है, सीजीएल हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब हमारे पुलिस में भी आने लगा है, जैसे कि 2018 का पेपर लिए हुए हैं और 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों क्या करना है कि यहाँ तो पहले दोनों की स्पीड निकाल लें, तो यहाँ 10 की स्पीड इसकी दे रखा है, इसकी मैं x स्पीड मान लेता हूँ, और इसके बाद टोटल मुझे ऊपर दूरी लिख लेनी है। दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर दे रखा है, और टोटल टाइम हमारे पास बचा हुआ है 12 मिनट का। यहाँ 18 दे रखा है, लेकिन 6 मुझे घटाना पड़ेगा, क्योंकि 6 मिनट जो है वो ट्रांसफ़र करने में लगेंगे। तो यात्रा का जो हमारा आवागमन का जो टाइम रहेगा वो हमारे पास 12 मिनट ही बचा हुआ है। अब ये देखिए मिनट की बात कर रहा है और ये किलोमीटर घंटा की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे काटिए, 12 × 5 = 60, 15 × 75, तो यहाँ से आया 10 + x = 75।
अब मुझे बताइए कि यह यक्स यहाँ आएगा, जब यक्स उधर जाएगा तो क्या ये माइनस में नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो यहाँ से निकल के आ गया ये वाला 10 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ गया यक्स बराबर 65। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करना था इसे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राशिद अकेले 15 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, और जबकि कौशल अकेले इस कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? देखिए दोस्तों, राशिद कर ले रहा है 15 दिनों में और कौशिक कर ले रहा है इसे 21 दिनों में। तो हमें क्या करना होता है कि इस तरह में सिंपल एलसीएम लेना होता है। तो हम एलसीएम लेंगे तो मैं 21 को पकड़ता हूँ और 21 को मल्टीप्लाई करता चला जाऊँगा जब तक 15 न काट देगा। तो मैं सोच पा रहा हूँ कि अगर मैं इसे 5 बार ले जाऊँ तो 21 पंचे कितना होता है? 105। अब इसे 15 काट दे रहा है, कितनी बार में काट रहा है? 15 पन्ना 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 बार में काट दे रहा है। और ये इसे 15 7 बार में काट रहा है, 21 इसे 5 बार में काट रहा है। तो टोटल हमारे पास काम हो गया 105, और ये दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 12। अब इसे ये काटने चले जाएंगे, तो अब इसे क्या करेंगे हम? यहाँ से इनका टोटल दिन निकल के आ जाएंगे। तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96, 8 बार में गया और बचा कितना? 9/12। अब 3 से काटेंगे तो 3 और ये 4, 8 सही 3/4। यहाँ से राइट आंसर है हमारा 8 सही 3/4, ऑप्शन नंबर 8। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से सारे क्वेश्चन हुए समाप्त, और 2018 के जितने भी पेपर थे, टोटल 4 पेपर थे, और चारों पेपर के मैथ हमने डिस्कस कर चुका है। अब हम कल से जो वीडियो ला रहे हैं वो 2019 के पेपर उठाएंगे, और 2019 में भी 4 ही पेपर हुए थे, फर्स्ट सेकंड, फिर दूसरे दिन भी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो वो दोनों 4 क्वेश्चन 2019 वाले भी अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो हमारा पढ़ाया हुआ इंटरेस्ट लग रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 2018 के अभी हम समझा चुके हैं, अब 2019 के लाएंगे, फिर इसके बाद हम 2024 के भी लाएंगे। यहाँ से प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चलेगा कि कैसा एग्जाम आ रहा है, मेथड क्या अप्लाई हो रहा है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 60 से 70% क्वेश्चन तो एज इट इज यहीं से ही रिपीट हो जाने हैं वहाँ। तो चलिए, बहुत अच्छा तैयारी अपनी बनाए रखिए, करते रहिए, और जय हिंद।